मेरा नाम कविता है। मैं अपने मामा मामी के साथ गांव में रहती थी क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। मम्मी पापा के मरने के बाद वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आई थी। लेकिन फिर एक दिन नानी भी इस दुनिया से चली गई और फिर मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि नानी ही तो मुझसे प्यार करती थी, मामी तो नहीं करती थी। मामी को तो मैं उनके घर में बोझ नजर आती थी। नानी के मरने के बाद मामी ने मुझसे घर के सारे काम करवाना शुरू कर दिए थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी। जब नानी जिंदा थी तो वो अपनी सास के सामने अपनी नंद की बेटी से कोई काम नहीं करवाती थी। उन्हें इस बात का बहाना मिल गया था कि अब उन्हें इस घर में रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मामा जी थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन वो हमेशा अपनी पत्नी के कहने में रहते थे। पहले तो वो अपनी माँ से डरते थे, मगर अब अपनी पत्नी से डरने लगे थे। मामी के 3 बेटे थे। धीरे धीरे मैं जवान हो रही थी और उनके 3 बेटे मुझसे छोटे थे। मामी अपने 3 बेटों के सारे काम मुझसे करवाती थी। यहाँ तक कि इस घर में किसी को भी कोई काम होता तो वो मैं ही किया करती थी। हाँ, उन लोगों का मुझ पर इतना एहसान जरूर था कि वो मुझे अपने बच्चों के साथ साथ स्कूल भेजा करते थे। मामी मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी। मुझे पढ़ाई करने का ज्यादा मौका ही नहीं देती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाती और मुझे छोटी छोटी बातों पर इतना डराती थी कि मुझसे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं उनकी बातों से तंग आ गई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपने माता पिता बहुत याद आते थे और अपनी नानी की भी बहुत याद आती थी, क्योंकि जब वो जिंदा थी तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी नानी ने कभी मुझे मेरे माता पिता की भी कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन जब से नानी इस दुनिया से गई थी, मैं बहुत उदास हो गई थी, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे कोई भी समझाने वाला नहीं था, कोई भी मेरी तरफ से बोलने वाला नहीं था। मामी का जो दिल चाहता मेरे साथ वो किया करती थी। मुझ पर हाथ उठाती, मुझे डांटती, मुझसे घर के सारे काम करवाती, ढेर सारे कपड़े धुलवाती और फिर भी मुझे खाने तक को कुछ नहीं देती थी। एक दिन मैं तंग आकर मामा मामी का घर छोड़कर घर से बाहर निकल आई थी, क्योंकि मुझ में ये सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 3 साल से मैं उनकी ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। मामा तो मामी को कुछ कहते ही नहीं थे और मामी थी कि अपने पति को हमेशा दबाकर रखती थी। वो अपने बच्चों को तो ताज़ी खाना खिलाती थी, जबकि मेरे लिए घर में रात का बचा हुआ बासी खाना उठाकर रख दिया करती थी। कभी कभी तो मैं सूखी रोटी पानी से खाया करती थी, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो जाता था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी हर बात को मैंने हमेशा बर्दाश्त किया था। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं सफाई कर रही थी और मुझसे घर की सफाई नहीं हो रही थी। मामी ने मुझे देखा कि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ तो वो मुझे गालियाँ देने लगी। मेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहने लगी थी। कहने लगी कि खुद तो मर गए और अपनी बेटी को हमारे हवाले करके चले गए। इस करमजली से तो कुछ भी नहीं होता, बस यहाँ रहते हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। उन्होंने जब मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैं रोते हुए आंसुओं के साथ उनके घर से निकल आई थी। मामी भी यही चाहती थी कि मैं उनके घर से चली जाऊं, क्योंकि उनका कहना था कि मैं उनके घर में रहते हुए जो कुछ भी खाती पीती हूँ वो उनके पति की कमाई है, जबकि वो लोग तो मुझे ढंग से खाना भी नहीं देते थे, ना सुकून से रहने देते थे। इतनी कम उम्र में भी मुझको घर का सारा काम करना पड़ता था, तो फिर मैं उन लोगों पर बोझ कैसे बन सकती थी। मैं घर से बाहर निकलकर काफी दूर तक आ गई थी। मामी ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। आखिर जैसा वो चाहती थी ऐसा हो चुका था। मैं सड़क पर चल रही थी जब अचानक मैं एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा गई थी। मेरे काफी चोट आई थी। वो औरत गाड़ी से निकली और मुझे संभालने लगी। कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? माफ करना बेटा, गलती से मेरी गाड़ी की तुमसे टक्कर हो गई। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी उम्र 13 साल है। मेरे मामा मामी मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में उस औरत को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में सच में कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं एक अनाथ आश्रम को फंड देती हूँ। वो अनाथ आश्रम बहुत अच्छा है। वहाँ पर तुम्हारे जैसे ना जाने कितने बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लवारिस होते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, अच्छा ठीक है आंटी, आप मुझे अनाथ आश्रम ही पहुँचा दो।
वो औरत पहले मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गई। उसने मेरी चोट पर पट्टी बंधवाई क्योंकि उसकी गाड़ी से टकराने के बाद मेरे हाथ में चोट लग गई। उसके बाद वो मुझे अनाथ आश्रम ले गई और वहां ले जाकर उसने वहां की वार्डन से मेरे बारे में बात की। वहां की वार्डन ने खुशी खुशी मुझे वहां रहने की जगह दे दी और वो अनजान औरत जो मुझे यहाँ लेकर आई थी वो वहां से चली गई। उन सब बच्चों की परवरिश हमारे आश्रम में अच्छी तरह से की जाती है। मैं बहुत घबराई हुई थी। वो वहाँ की वार्डन मुझसे कहने लगी कि घबराओ नहीं, तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, 2 वक्त का खाना मिला करेगा, सोने के लिए बिस्तर मिला करेगा और यहाँ पर तुम्हें हर फैसिलिटी दी जाएगी। वार्डन की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं सोच रही थी कि भले ही ये अनाथ आश्रम है लेकिन यहाँ पर मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। और फिर मैं इस अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। फिर समय कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला और इसी तरह देखते ही देखते मैं जवान हो गई। मैं बहुत संस्कारी थी, कभी भी मैंने कुछ गलत नहीं किया था, पढ़ाई में भी सबसे आगे होती थी, मैं बहुत काबिल थी। इसलिए स्कॉलरशिप की बेस पर सरकार मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। वार्डन बहुत अच्छी थी, उन्होंने शुरू से ही मेरा बहुत साथ दिया था। मैं 18 साल की हो गई थी। वार्डन मुझे हमेशा अपनी बेटी ही समझती थी और वो मेरी ही तरह वहाँ के बाकी बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ रहने वाले लड़के लड़कियाँ जब पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाते तो वो यहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लग जाते हैं। अनाथ आश्रम में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती थी। यहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छी टीचर्स भी मौजूद थी जो हमें 5 घंटे पढ़ाया करती थी। ये एक तरह से हॉस्टल भी था जहाँ पर हम रहते भी थे और हमें पढ़ना भी सिखाया जाता था। यहाँ पर हमारे खेलने के लिए भी 1 घंटा रखा हुआ था जिसमें हम अपनी मनपसंद के गेम्स खेल सकते थे। यहाँ पर रहकर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कहते हैं कि अनाथ आश्रम में हर फैसिलिटी नहीं होती जो कि हर बच्चे को अपने माता पिता के साथ उनके घर में मिलती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत से ऐसे अनाथ आश्रम हैं जहाँ पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद होती है, जहाँ पर उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा प्यार भी मिलता है। अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर सिर्फ बच्चों के साथ उनके माता पिता का साथ नहीं होता। मुझे भी अनाथ आश्रम आने के बाद हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। अगर कुछ नहीं था तो बस मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं थे। ये एक ऐसी कमी थी जो कि जिंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन मुझे कभी कभी अपनी नानी और अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी और फिर उनको याद करके मेरी आंखें भीग जाती थी। मेरे मामा मामी को तो मैं भूल चुकी थी, उन लोगों ने मेरे साथ कभी भी अच्छा सुलूक नहीं किया था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी, कहती थी कि अगर आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मैं उनके साथ खुशी खुशी रह रही होती। मुझे अपना घर बहुत याद आता था। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटने के बाद घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी और खुद से ही बातें करती रहती थी। मेरे इन हालात में वार्डन ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उनकी अब उम्र ज्यादा हो गई थी और इस अनाथ आश्रम के मालिक मालकिन भी यहाँ पर रहने वाले बच्चों से बहुत प्यार करते थे और लगाव रखते थे। जो औरत मुझे यहाँ छोड़कर गई थी वो कभी कभी यहाँ पर आती तो मैं उससे मुलाकात जरूर करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसका आना जाना बंद हो गया। पता चला कि वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार होने के बाद इस दुनिया से जा चुकी है। भगवान उस औरत को स्वर्ग में जगह दे, क्योंकि वो ही थी जो मुझ पर रहम खाकर मुझे यहाँ छोड़ गई थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी उम्र 18 साल हुई और मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ पर वार्डन की चहीती थी, इसलिए मुझे कभी भी किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। अब यही मेरी फैमिली थी। मैंने सोचा था कि मैं अब जवान हो गई हूँ, शुरू से ही इस अनाथ आश्रम में रह रही हूँ, इसलिए अब जो यहाँ पर बच्चे आते हैं मैं उनकी सेवा करूँगी, क्योंकि मेरी भी सेवा यहाँ पर हमेशा अच्छे से की गई थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। हमारे अनाथ आश्रम में नए आने वाले बच्चों के लिए एक फंक्शन रखा गया था। इस फंक्शन में किसी अमीर बाप के बेटे को यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। ये लड़का बहुत ही खूबसूरत था और हमारे फंक्शन का खास मेहमान था। ये लड़का हमारे अनाथ आश्रम में काफी सारा फंड देता था। मैंने आज इस लड़के को पहली बार देखा था और पहली ही नजर में मुझे ये लड़का पसंद आ गया था। इसके अंदर एक अजीब सी बात थी, जितना ये देखने में खूबसूरत था उतनी ही खूबसूरत इसकी बातें थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक वो लड़का अनाथ आश्रम में वार्डन से मिलने के लिए आया। मेरा सारा दिन वार्डन के साथ ही गुजरता था।
जब मुझे पता चला कि वो लड़का वार्डन से मिलना चाहता है तो मेरे दिल में एक बार फिर से उसको देखने की ख्वाहिश जागने लगी। उस लड़के का नाम प्रकाश था। इसे पहली नज़र में देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी भी मेरे दिल में किसी को देखकर ऐसी फीलिंग्स नहीं जागी थी जैसी प्रकाश को देखकर जाग गई थी। इस बार तो ये लड़का और इसकी खूबसूरती मेरे दिल को भाग गई थी और मेरे दिमाग पर पूरी तरह से छा गई थी। न जाने बार बार मेरा ध्यान इस लड़के की तरफ चला जाता था। जब वो लड़का वार्डन से मिलने के लिए आया तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि मेरी खुशी के भी ठिकाने नहीं थे। उसने वार्डन से कहा था कि मैं कविता को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं कविता को बहुत खुश रखूंगा। वार्डन प्रकाश को अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें पता था कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है और अमीर भी है, इसलिए उन्होंने प्रकाश से कहा था कि मैं एक बार कविता से बात कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगी। वार्डन ने जब मुझे इस बारे में बताया तो मैं खुशी के मारे झूम उठी थी और फौरन राजी हो गई, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपनी पढ़ाई की भी फिक्र होने लगी थी। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन प्रकाश ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो मुझे पढ़ने देगा, मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं करेगा। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। इस तरह प्रकाश के साथ मेरी शादी हो गई और मैं उसके घर चली गई थी। वार्डन ने मेरी शादी खूब धूमधाम से की थी। यही अनाथ आश्रम मेरा मायका था और अपने मायके से दूर जाते समय मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों से मैं बहुत अटैच हो गई थी। मैंने अपने बचपन के कई साल इस अनाथ आश्रम में गुजारे थे, इसलिए एकदम प्रकाश के घर जाने से मुझे खुशी हुई थी, लेकिन मेरा दिल भी उदास था। मुझे अपने अनाथ आश्रम में गुजारे हुए वक्त की बहुत याद सताती थी। प्रकाश बहुत ही हैंडसम था। प्रकाश ने मुझे बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था कि मैं उसकी दीवानी हो गई थी। देखते ही देखते कब मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि जब समय कांटों पर गुजरता है तो हमें एक एक मिनट भारी लगता है, और जब समय खुशी से गुजरता है तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया। मेरे पति ने मुझे सारी दुनिया की खुशियां दे दी थी। मेरा पति अमीर होने के साथ साथ बहुत नरम दिल इंसान भी था। प्रकाश ने अपने प्यार और मोहब्बत से मेरे भरोसे को पूरी तरह से जीत लिया था। मैं दिन को रात कहती तो प्रकाश रात कहते थे, और रात को दिन कहती तो प्रकाश दिन कहा करते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। प्रकाश हमेशा मेरे लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाते थे और हर तरह का फैशन मुझे करवाते थे। मैं तो इतना फैशन करना जानती भी नहीं थी। जो नया कपड़ा चलता था वही प्रकाश मुझे लाकर दिया करते थे, क्योंकि मैं तो हमेशा सलवार सूट में ही रहा करती थी। कभी मैंने फैशनेबल कपड़े पहने ही नहीं थे, लेकिन प्रकाश हमेशा मुझे मॉडर्न कपड़े लाकर दिया करते थे, जिसे पहनकर मैं बहुत झिझकती थी, क्योंकि वो कपड़े बहुत छोटे होते थे। मैं अपने पति से कहती थी कि ये कपड़े बहुत छोटे होते हैं। मेरे पति ने हमेशा मुझे एक ही बात समझाई थी कि अपने पति के लिए फैशन करना कोई गलत बात नहीं है। तुम थोड़ी ना ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल रही हो या दूसरों के सामने जा रही हो। जो कुछ भी कर रही हो अपने पति के सामने कर रही हो, और अगर पति खुशी से ऐसे कपड़े लाकर दे रहा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारे घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी तो नहीं होता, तो फिर तुम्हें किससे शर्म आती है? मैं और तुम ही तो होते हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही ड्रेसिंग किया करो और इस तरह तैयार होकर रहा करो। मुझे अपने पति की बात समझ तो आती थी, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी। हाँ, मगर इतना जरूर सुना था कि पति परमेश्वर होता है। पति का हमेशा कहना मानना चाहिए और पति की खुशी के लिए औरत को सब कुछ करना पड़ता है, तभी घर और जिंदगी में खुशहाली पैदा होती है। मेरा पति मुझे बहुत छोटे छोटे ड्रेसेस लाकर दिया करता था, जिसमें काफी हद तक मेरा शरीर दिखाई देता था। हर रोज कोई ना कोई ड्रेस मुझे गिफ्ट दिया करते थे और उसे पहनने की जिद करते थे। मेरे पति जैसे ही मेरे लिए ड्रेस लेकर आते तो फौरन ही कहते कि जल्दी से इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाओ, और उसके बाद मेरा पति कैमरा लेकर आते और कैमरे के सामने मुझे बिठा दिया करते थे। सारा दिन मेरे पति की कोशिश यही होती थी कि मैं इन्हीं तरह के कपड़े पहनकर कैमरे के आगे बैठी रहूं और वो मेरी अच्छी अच्छी सी फोटोज और वीडियोस बनाते रहें। न जाने मेरे पति को ये आदत क्यों थी। मैं जब उनसे पूछती कि क्या वीडियो बनाना और फोटोज खींचना आपका काम है, तो वो कहते कि नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो फिर ना जाने वो ऐसा क्यों करते थे। मैं कहती थी कि अगर ये आपका काम नहीं है तो फिर आप मुझे इन कपड़ों में और इतना तैयार करवाने के बाद कैमरे के आगे क्यों बिठा दिया करते हो।
मेरे पति मेरी बात सुनकर हंसने लगते और कहते कि तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में और इस कैमरे में कैद कर लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा कैप्चर कर लेना चाहता हूँ। मुझे अपने पति की कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मेरे पति मेरी हर फोटो को कैमरे में उतार लिया करते थे, लेकिन खुद मेरे साथ कभी भी फोटो क्लिक नहीं करवाते थे। मैं प्रकाश से कहती भी थी कि आप मेरे साथ भी फोटो या वीडियो बनवाया करो। जब आप मुझे अपने साथ देखना चाहते हो तो खुद भी तो मेरे साथ फोटो लिया करो। आप अकेले मेरे ही फोटोज क्यों लेते रहते हो और खुश होते रहते हो? तो प्रकाश मुस्कुराते हुए मुझे हमेशा यही कहते कि तुम नहीं जानती हो तुम्हें इस कैमरे के आगे आने की कितनी बड़ी कीमत मिलेगी। इतनी मिलेगी कि तुम मालामाल हो जाओगी। अपने पति की बात तो मेरी कुछ समझ नहीं आती थी। फिर मेरा पति इस बात को हंसी में टाल दिया करता था और बात को गोलमोल कर देता था। वो कहता कि तुम नहीं जानती कि तुम्हें इस कैमरे में आने की कितनी बड़ी कीमत मिलेगी, और जिस दिन तुम्हें ये कीमत मिलेगी तुम कितनी खुश हो जाओगी और अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझोगी। मैंने तो अपने पति का प्यार पाकर ही खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मान लिया था, क्योंकि जिन हालात से मैं गुजरी थी और जिन हालात में रह रही थी, इन सब में मुझे किसी ऐसे प्यार करने वाले इंसान के साथ की ज़रूरत थी जो कि मुझे मेरे पति के रूप में भगवान ने दिया था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वैसे तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हर समय मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। मेरी खूबसूरती की हमेशा तारीफ करते रहते थे। प्रकाश ने जब मुझे पहली बार देखा था तो मुझे देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया था। न जाने उनके दिल को मैं किस तरह से भागी थी। हमेशा मुझे यही कहते रहते थे कि तुम मुझे उस सिंपल से अंदाज में भी इतनी ही खूबसूरत लगती थी जितनी कि अब इन कपड़ों को पहनने के बाद लगती हो। मेरा दिल उस समय ही तुम पर मर मिटा था और मैंने दिल में ठान लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से ही करूंगा, नहीं तो किसी से भी नहीं करूंगा। प्रकाश के साथ जिंदगी गुजारते हुए मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी। दुनिया की हर चीज प्रकाश ने मुझे घर में ही लाकर दी थी और दुनिया की हर फैसिलिटी उन्होंने मेरे लिए घर में मौजूद करवा दी थी। मुझे और क्या चाहिए था? और प्यार तो हमेशा मेरे पति मुझ पर न्योछावर करते ही रहते थे। लेकिन बस मुझे एक बात बहुत तंग करती थी और सोचने पर मजबूर कर देती थी कि प्रकाश मुझे हर समय कैमरे के आगे ही क्यों रखते हैं। जब भी मैं कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ आकर फोटो खिंचवा लो तो हमेशा बात को घुमा दिया करते थे या फिर भारी रकम वाली बात कहकर टाल दिया करते थे। मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ था। अगर मेरे पति के पास इतना पैसा नहीं भी होता तब भी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती। मुझे अपने पति से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। फिर इस सोच को अपने दिमाग से निकालकर इग्नोर कर देती थी। प्रकाश मुझे कभी कभी अनाथ आश्रम भी लेकर जाया करते थे। अनाथ आश्रम जाने के बाद मैं वहां पर अपने पुराने साथियों से मिलती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। हमेशा अनाथ आश्रम जाने के बाद वहां की मालकिन और वार्डन मुझसे यही पूछती थी कि तुम्हें प्रकाश से कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं कहती थी कि नहीं, प्रकाश तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। और फिर वो प्रकाश से भी यही पूछती थी कि तुम्हें कविता कभी तंग तो नहीं करती? तो प्रकाश खुश होकर मेरी बहुत तारीफ करते थे। प्रकाश हमेशा मुझे बताया करते थे कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी अपने माता पिता के बिना ही गुजारी है, इसलिए मुझे भी तुम जैसी ही लड़की के साथ की जरूरत थी। एक रात में सोई हुई थी कि प्रकाश अचानक से कमरे के अंदर दाखिल हुए। प्रकाश के हाथ में एक बैग था जिसमें बहुत ज्यादा शॉपिंग की हुई चीजें रखी हुई थी। प्रकाश ने आकर मुझे सोते हुए देखा तो उठाया और कहने लगे कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद कर लेकर आया हूँ। आज की शूटिंग मुझे बहुत ही फर्स्ट क्लास चाहिए। मुझे अपने पति की ये बात परेशानी में डाल देती थी। मैं हमेशा अपने पति से यही कहती थी कि आप हमेशा मुझे शूटिंग करके तंग क्यों करते रहते हो? मैं क्या कोई फिल्म की हीरोइन हूँ या फिर कोई मॉडल हूँ जो आपके साथ हमेशा शूटिंग करती रहूं? क्या आप मेरे ऊपर कोई फिल्म बना रहे हो? और शूटिंग के लिए तो आप हमेशा पागल रहते हो। मैंने अपने पति से कहा कि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आपको ये कपड़े सुबह पहनकर दिखा दूंगी। लेकिन मेरे पति ने तो जिद ही कर ली थी। कहने लगे कि अभी उठो और मुझे जल्दी से ये कपड़े पहनकर दिखाओ कि तुम इसमें कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे अभी और इसी समय तुम्हारा शूट करना है। मुझे अपने पति का ये पागलपन बहुत परेशान कर देता था। मैंने एक से दूसरी बार जब अपने पति को तैयार होने से साफ इनकार कर दिया तो अपने पति का बदलता हुआ रूप देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अचानक मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया। न जाने वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे
गुस्सा करते हुए मुझसे कहने लगे कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। जब उन्होंने देखा कि मैं उनके ऐसे बिहेवियर से डर गई हूँ तो उन्होंने अचानक मुझसे प्यार से बात करना शुरू कर दिया। मुझे प्यार से तैयार होने के लिए कहने लगे। प्रकाश का इस तरह गुस्से में बात करना आज मुझे चौंका गया था, क्योंकि वो तो हमेशा ही मुझसे प्यार से बात करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा उनके एक बार के ही कहने पर ही तैयार हो जाया करती थी। आज मैं उनसे तैयार होने के लिए मना कर रही थी तो शायद उन्होंने इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर दिया हो। फिलहाल मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे फौरन से पहले उठकर तैयार हो गई। मेरे दिल में अब अपने पति की तरफ से डर बैठ गया था। मैं प्रकाश से अब पहले की तरह खुलकर बात भी नहीं करती थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता था कि प्रकाश के अंदर कोई ना कोई परेशानी जरूर चल रही है। कोई तो ऐसी बात है जिसको लेकर प्रकाश हमेशा परेशान रहते हैं और मुझसे कई बार उलझ भी जाते हैं। ये ऐसी बातें थी जिनको मैं ज्यादा देर तक इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, और बताती भी तो किसको बताती। मेरा था ही कौन इस दुनिया में। कोई होता तो मेरे पीछे आता और मेरा हालचाल पूछता। अनाथ आश्रम भी मैं खुद ही जाती थी तो तभी वहां के लोगों से बात हो जाती थी। तब भी प्रकाश मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। जैसे ही मैं बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकली तो मेरे पति मुझे प्यार करते हुए बेड पर बिठाने लगे और साथ ही मेरे बाल खोलकर सेट करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग करवाने के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पति ने मेरे बाल खोले और मुझे तैयार करके कैमरे के आगे बिठा दिया। मैं घबराई हुई कैमरे के आगे घंटों बैठी रही और प्रकाश तरह तरह के एंगल से मेरी फोटो शूट करते रहे। फिर उसके थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने अपना कैमरा उठाया और घर में एक कमरा ऐसा था जहां पर प्रकाश की फोटोग्राफी का सारा सामान पड़ा हुआ था, जहां प्रकाश फोटोशूट करने के बाद फोटोज और वीडियो की एडिटिंग करता था और उन्हें डेवलप करता था और मूवीज भी बनाता था। उस कमरे में मेरा जाना मना था। प्रकाश ने मुझे शादी की रात ही कह दिया था कि तुम्हें इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये मेरा पर्सनल कमरा है। मैं कभी सफाई करने के लिए वहां जाने को कहती थी तो मेरे पति कहते थे कि मैं वहां की सफाई खुद ही कर लूंगा, तुम्हें गलती से भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर मेरा बहुत सामान बिखरा पड़ा है, अगर मेरी कोई भी चीज इधर से उधर हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यही सब कुछ सोचकर इस कमरे में कभी नहीं गई थी कि मेरा पति का जरूरी सामान वहां पर पड़ा हुआ है और फिर उन्होंने मुझसे मना भी कर दिया है वहां जाने के लिए, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं वहां जाऊं। इसलिए मैंने भी वहां पर जाना ठीक नहीं समझा था। लेकिन अब प्रकाश की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। अब मेरा मन करता था कि मैं जाकर वो कमरा चेक करूं, आखिर उसमें ऐसा भी क्या है और मेरा पति मेरी फोटोज को लेकर इस कदर पागलपन क्यों दिखाता है। मैं दिन भर यही सोचती रहती थी कि कैसे उस कमरे की चाबी अपने पति से ली जाए और कैसे कमरे के अंदर चेक किया जाए, क्योंकि अब मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। मैं प्रकाश की हरकतें देखती तो मुझे कुछ उसकी हरकतें अजीब अजीब से लगने लगती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ सब कुछ अपने इधर उधर होता हुआ देख सकती थी। मेरे पति के पास हमेशा उनकी जेब में बंदूक रखी हुई होती थी। मैं पूछती कि आप अपने साथ क्यों रखते हो, तो वो कहते थे कि मैंने ये अपनी सेफ्टी के लिए रखी हुई है। मैं अकेला ही इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं और फिर जब हमें पता है कि हमारे इधर उधर हमारे दुश्मन हैं तो हमें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होती है। लेकिन अब मैं काफी दिनों से देख रही थी कि मेरे पति जब भी मुझसे तैयार होने के लिए कहते तो वो अपनी बंदूक मेरे सामने जरूर रख दिया करते थे, जिसे देखकर मेरा दिल दहल जाता था और डर की वजह से मैं आगे से अपने पति से कोई सवाल ही नहीं कर पाती थी। मेरी इसी खामोशी का फायदा प्रकाश आसानी से उठा रहे थे। सब इसी तरह से चल रहा था। पहले तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे प्रकाश जैसा हस्बैंड मिला, लेकिन अब धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे लिए ये कोई जेल है। इससे कहीं ज्यादा फ्रीडम तो मुझे अनाथ आश्रम में मिली हुई थी। अब मुझे ये घर जेल लगने लगा था और मैं एक ऐसी कैदी थी जो ना तो अपनी बात किसी से कर सकती थी और ना ही किसी से कोई शिकायत कर सकती थी। घर में तो मेरा सब कुछ मेरा पति ही था। अगले दिन जब मेरा पति सोकर उठा तो वो मुझसे कहने लगा कि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स खाने पर आ रहे हैं, इसलिए रात का खाना बनाकर तैयार कर लेना। आज से पहले तो मेरे पति का कभी कोई भी दोस्त घर पर नहीं आया था। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। प्रकाश मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मुझसे कहने लगे कि आज तो तुम्हारी लॉटरी निकलने वाली है, आज तो तुम्हारे बड़े ही खास दाम मिलने वाले हैं। मैं अपने पति की बात सुनकर परेशान हो गई थी कि वो क्या कह रहे हैं और मेरा चेहरा देखते हुए वो कहने लगे कि मजाक कर रहा हूँ।
बस तुम तो हर बात पर सीरियस हो जाती हो। रात को टाइम से पहले खाना तैयार करके रख लेना। आज मेरे दोस्तों को मेरे घर पर ही खाना खाना है। मैंने अपने पति से कह दिया था कि अच्छा ठीक है, मैं खाना बना लूंगी। मैंने नौकरानी के साथ मिलकर खाना तैयार कर लिया था। प्रकाश के दोस्त आए और फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वो सब लोग उस बंद वाले कमरे में चले गए थे जहां मेरे पति ने जाने से मुझे साफ मना किया हुआ था। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि भला जहां पर मेरी सारी फोटोज और वीडियोज रखी हुई हैं, वहां पर इन लोगों के जाने का क्या मतलब बनता था। अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि अंदर से प्रकाश के सारे दोस्त हंसते और मुस्कुराते हुए बाहर निकले और कहने लगे कि वाओ यार, क्या कमाल की आइटम है। वो लोग कुछ इसी तरह के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे शब्द मेरे कानों में पड़े तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि आखिर ये कैसे दोस्त हैं जो इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं बड़ी बेसब्री से अपने पति के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति जब आए तो मैं उनसे पूछने लगी कि आखिर आपके सारे दोस्त उस कमरे में क्या करने गए थे जिसमें सिर्फ मेरी फोटोज और वीडियोज हैं। लेकिन प्रकाश ने बिल्कुल भी मेरी बात ना सुनी और वो मुझे इग्नोर करते हुए कमरे से निकल गए। हाँ, मैंने इतना जरूर देखा था कि मेरे पति ने अपने हाथ में बहुत सारे पैसे पकड़े हुए थे और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगे और मुझे पैसों की तरफ इशारा करके दिखाने लगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लोग कोई तो ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरी नजरों से ओझल है। मैं बेसब्री से प्रकाश के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन आज रात मेरा पति घर आया ही नहीं था। सारी रात मैं अपने पति का इंतजार करती रही। वो अपने दोस्तों के साथ ही घर से निकल गया था और फिर रात भर घर नहीं आया। सुबह का समय हो गया था। जब मेरा पति घर आया तो उसकी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रकाश ने ड्रिंक की हो। वो नशे में धुत घर में आए थे। मेरे पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी क्योंकि मैं प्रकाश का एक अलग ही रूप देख रही थी। मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। मैं ये सोच सोच कर रो रही थी कि प्रकाश के साथ शादी करना मेरा कोई गलत फैसला तो नहीं है, पर मुझे मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। इन सारी सोचों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से जकड़ कर रख लिया था। एक तो सारी रात प्रकाश घर नहीं आए थे। अगले दिन घर आए तो वो भी शराब के नशे में थे। अब मैं डर के मारे अपने पति से कोई सवाल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इस समय मैंने उनसे कोई सवाल किया तो मेरे पति मुझ पर गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और जो हालत प्रकाश की थी उसमें तो वो मुझ पर हाथ भी उठा सकते थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। घर में कुछ भी खाने का नहीं था। मैं धीरे धीरे अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि प्रकाश, मुझे भूख लगी हुई है। घर में कुछ खाने का भी नहीं है। प्लीज मुझे बाहर से कुछ खाने का लाकर दे दो। मैंने अपने पति को हिलाते हुए जब ये सब कुछ कहा तो प्रकाश नशे की हालत में मुझसे कहने लगे कि जाओ जाकर मार्केट से खुद सामान ले आओ। आज से पहले तो कभी मेरे पति ने मुझे अकेले घर से बाहर कदम तक नहीं निकालने दिया था। वो मुझे जहाँ भी लेकर जाते थे अपने साथ ही गाड़ी में लेकर जाते थे और मुझसे कहते थे कि अपने सर पर पल्लू रख लो, तुम्हारा चेहरा किसी को नजर नहीं आना चाहिए। मैं कहती थी कि ऐसा क्यों, तो मेरे पति कहते थे कि संस्कारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत संस्कारी हो। अगर तुम अपना चेहरा ढक लोगी तो मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि मैं दूसरों की नजरें तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने पति का इस तरह से हक जताना मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैं अपने चेहरे पर अच्छी तरह से घूंघट कर लिया करती थी। मगर आज वो नशे की हालत में मुझसे कह रहे थे कि तुम घर से अकेले ही निकल जाओ। आज मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं सामान लेने के बहाने अनाथ आश्रम भी जरूर जाऊंगी और वहां जाकर वार्डन को ये सारी बात बताऊंगी। शायद उनसे मुझे कोई अच्छी एडवाइस मिल जाए और मेरा घर भी बच जाए, क्योंकि मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मेरा पति तो नशे की हालत में अभी सो रहा था। मैं घर बंद करके ड्राइवर के साथ मार्केट से कुछ खाने के लिए निकल गई और मैंने ड्राइवर से कहा भी था कि मुझे अनाथ आश्रम भी लेकर चलना। जैसे ही मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी से उतरी तो लोग मुझे देखते ही बुरा भला कहने लगे और अजीब अजीब नजरों से घूरने लगे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। मुझे लगा कि ये लोग किसी और को देखकर ऐसी बातें कर रहे होंगे, मगर चक्कर तो कुछ और ही था। आज मैंने अपने चेहरे पर घूंघट भी नहीं किया हुआ था। आज मैं अपना चेहरा खोल कर ही
घर से बाहर निकली थी, मगर हैरान तो तब हुई थी जब कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे बुरा भला कहने लगे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि लोग मुझे ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। मैंने पूछने की भी कोशिश की तो वो लोग मुझे इतनी बातें सुनाने लगे कि मैं अपने कानों पर हाथ लगाने लगी थी। फिर एक लड़के ने मुझे अपने मोबाइल में एक ऐसी वीडियो दिखाई जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस वीडियो में तो मैं थी। अपनी ही वीडियो देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मुंह छुपाते हुए जल्दी से मैं गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से अनाथ आश्रम चलने के लिए कहा। मैं वहां से बिना कुछ खाए पिए ही अनाथ आश्रम आ गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही मैं अनाथ आश्रम आई, मैं वार्डन के गले लगकर बहुत रोई थी। वार्डन मुझे देखकर परेशान हो गई और मेरे रोने की वजह पूछने लगी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बताऊं। प्रकाश जो मेरे लिए कपड़े लाता था वो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े होते थे। मैं जब भी इतने छोटे कपड़े पहनने से उसे मना कर देती तो वो मुझसे लड़ने झगड़ने लगता था। आज मुझे इस सारे मामले की समझ आ रही थी, लेकिन मैं अपनी जबान से कुछ भी बयान नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे इस हकीकत को बताऊं। वो बहुत ही गंदी वीडियो थी जो मैंने देखी थी। यही वजह थी कि प्रकाश कैमरे के आगे मेरे साथ खड़ा नहीं होता था। मुझे अपने कपड़े देखकर बहुत अजीब अजीब महसूस हो रहा था। हालांकि इस समय तो मैंने सूट पहना हुआ था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि आज तक मैंने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था और आज सारे जमाने ने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं वार्डन के गले लगकर लगातार रोए चली जा रही थी। मैंने वार्डन को सब कुछ बता दिया था। वो भी मेरी बातें सुनकर परेशान होने लगी। मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि मेरी इज्जत खराब हो गई थी। जो लोग हमेशा मेरे संस्कारी होने की तारीफ किया करते थे, वो सब मुझे आज गालियां दे रहे थे और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति था। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं अब अपने पति के घर नहीं जाऊंगी और उसकी ऐसी हरकत करने से मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने वार्डन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक मैं चुपचाप घर वापस चली गई थी। और जब मैं घर गई तो मेरा पति नशे की हालत में ही था। मैंने प्रकाश पर किसी भी तरह की कोई बात जाहिर नहीं होने दी थी। वो ये बात नहीं जानता था कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। मैं नहीं चाहती थी कि उसे मुझ पर शक होने लगे। प्रकाश जब होश में आया तो मुझे अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ था। मैं ना चाहते हुए भी अपने पति के साथ बिल्कुल सही तरीके से रिएक्ट कर रही थी। मैंने रात के बारे में प्रकाश से कोई बात नहीं की थी, लेकिन प्रकाश पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज जब दोबारा से प्रकाश नशे की हालत में घर आया तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टाम्प पेपर पर प्रकाश के साइन ले लिए थे। स्टाम्प पेपर पर मैंने प्रकाश की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रकाश इस जायदाद के बलबूते पर किसी और की जिंदगी बर्बाद करे। और उसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। जो कुछ प्रकाश ने मेरे साथ किया था वो सब कुछ मैंने पुलिस में जाकर बयान दे दिया था। मैं और मेरी वार्डन मेरे साथ पुलिस स्टेशन में बयान देने गई थी। पुलिस घर आई तो वो बंद कमरा जिसमें मुझे कभी भी मेरे पति ने जाने नहीं दिया था, जब उस कमरे का ताला तोड़ा गया तो अंदर की हालत देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वहां पर मेरी गंदी वीडियोस और फोटोज पड़े हुए थे। मेरे अलावा और भी कई लड़कियां थीं जिनकी वीडियो और फोटोज वहां पर थी। मैं ये सब देखकर चिल्लाने लगी थी। प्रकाश ने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से तोड़कर रख दिया था। मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया था। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने प्रकाश को अपने पति की शक्ल में चुना था, मगर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। पुलिस ने प्रकाश को नशे की हालत में ही अरेस्ट कर लिया था और मेरे बयान पर प्रकाश को सख्त से सख्त सजा सुनाई गई थी। मैंने जज साहब से कहा था कि इसको ऐसी सजा देना कि ये सारी जिंदगी फिर किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। प्रकाश ने मेरी सारी अच्छाइयों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। मैंने भगवान से अपनी उन गलतियों की भी माफी मांगी थी जो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, लेकिन मैंने प्रकाश को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मैं अनाथ आश्रम में वार्डन के साथ ही जिंदगी गुजार रही हूँ और मैं यहाँ की लड़कियों को हमेशा उन्हें अपनी हिफाजत करना सिखाती हूँ और लड़कों से कहती हूँ कि हमेशा लड़कियों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि लड़कों को लड़कियों की इज्जत करनी आनी चाहिए। जबकि अगर लड़कियों का सामना कभी प्रकाश जैसे लोगों से हो जाए तो वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। आज भी जब मैं अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भगवान से हर समय प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबकी बेटियों के भाग्य अच्छे करे और उनसे उनके माँ बाप का साया कभी न छीने।
मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो प्लीज उसे जिंदगी में रुसवा होने के लिए ना छोड़ दें, क्योंकि जैसा आप दूसरों की बेटी के साथ करेंगे, एक न एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।